हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था रेजिस्टेंसेस का माय डियर। तो हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि इक्विवेलेंट जो आ रहा था वो सर आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश ऐसे चलता जाता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है माय डियर। बोला इसमें सर जिस तरह से आपने कैपेसिटर के लिए बताया था उसी तरह से आप इसके लिए भी हमें बता दीजिए। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर दो ही होता, तो अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस होते, अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस होते तो माय डियर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/R1 1/R2। अगर दो ही रेजिस्टेंस होता, बोला बिल्कुल सही लिख सकता हूँ माय डियर। अब क्या कर सकता हूँ, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा R1 R2 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या मिल जाएगा R2 प्लस R1। बोला सर हमें 1/R इक्विवेलेंट थोड़ी ना निकालना होता है, हमें तो R इक्विवेलेंट निकालिए। R इक्विवेलेंट कितना होगा, बोला आपने उल्टेंगे, दोनों साइड क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1 है, यहाँ पे हम R1 प्लस R2 भी लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस जो होगा वो पहले भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे। आप ये फार्मूला जो कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपनी कॉपी में उसके आगे लिखेंगे, उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आपको और आगे लिखना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है, किसके लिए, सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो। अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस हो, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख करके आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब बोला सर कि जिस तरह से कैपेसिटर में आपने बताया कि इक्विवेलेंट क्या हो, कैसे निकालें, जब आपकी कैपेसिटी सेम हो जाए माय डियर, उसी तरीके से आप यहां लिखेंगे नोट, इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम, सभी प्रतिरोध का मान समान हो। अगर सभी प्रतिरोध का मान क्या हो, समान, सेम माने समान। हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या है, ऑल रेजिस्टेंस क्या है, समान है। अगर सभी समान हो जाए इसका मतलब तो ये हो गया सर कि R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू डैश डैश Rn की वैल्यू सब कितनी है, R के बराबर है। सब कितनी है, R के बराबर है। R1 R2 R3 R4 R5 Rn जहां तक जाएंगे सबकी वैल्यू कितनी है, R है। अगर ऐसा है तो बताइए फर्स्ट पॉइंट में R इक्विवेलेंट, बोला कब, सीरीज में, श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, बोला सर श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। बोला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितना वो रेजिस्टेंस होगा सबको जोड़ देंगे। तो बोला कि दो 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 हर बार जोड़ते थोड़े रहेंगे, दो को 10 बार जोड़ने से बेहतर है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोला हमें नहीं पता है कितना कितना रेजिस्टेंस है, बोला n रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीरीज में डायरेक्ट हम निकाल लेंगे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो माय डियर, सेम हो। ऊपर में कंडीशन लगा हुआ है। ऐसे ही माय डियर अगर इक्विवेलेंट आपको निकालनी है पैरेलल में निकालनी है, पैरेलल में निकालिए, समानांतर क्रम में अगर आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालनी है तो क्या फार्मूला है, 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। बोला सर सब तो नीचे R ही R हो जाएगा, क्योंकि सबका मान समान है तो सबका वैल्यू क्या होगा नीचे, R R R R। तो नीचे अगर बेस सेम होता है तो ऊपर का क्या करते हैं, सबका सब जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस जोड़ते चले, बोला कहाँ तक, बोला n तक। तो एक एक जोड़ते जाएंगे कितना हो जाएगा, एक n, यानी कि ऊपर में हो जाएगा n और नीचे में R। तो इसका उल्टा करेंगे आप, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा माय डियर। चूंकि आपको R इक्विवेलेंट चाहिए तो आप वैल्यू पलटेंगे, तो n अपॉन R के जगह पे क्या हो जाएगा, R अपॉन n। ये आ गया। बिल्कुल कैपेसिटर में भी हमने आपको ये चीजें लिखा रखी है माय डियर। तो फटाफट ये आप वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत अपनी कॉपी में नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां से न्यूमेरिकल आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं माय डियर। R इक्विवेलेंट का ये फार्मूला पैरेलल के लिए, और इस सीरीज और पैरेलल का ये दोनों फार्मूला कब, जब सब प्रतिरोध का मान क्या हो, समान। सभी प्रतिरोध का मान अगर समान रहता हो तब ये दोनों फार्मूला। इन तीन फार्मूले से आप बहुत आसानी से
आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिख लेंगे माय डियर। चलिए वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आज के लिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सेल। 2-3 मिनट में इसकी कहानी खत्म करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की। बोला सर ये जल्दी एग्जाम में हमारे आता नहीं है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, फिर भी हम पढ़ेंगे सेल क्या है। बोला सेल क्या होता है, सब कोई देखे हैं, हर किसी को पता है सर कि यही सेल है, ये सेल होता है सर, ठीक। और इसमें ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और इसमें ये सब क्या भरा पड़ा रहता है सर? ये सब क्या भरा पड़ा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट्स भरे पड़े रहते हैं। ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है, ये सेल हो गया आपका। सेल का नोटेशन हम लोग ऐसे करते हैं। बोला इलेक्ट्रिक सेल है क्या? तो एक ऐसा डिवाइस है जो अपने दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करता है। दो टर्मिनल्स, ये टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या करता है? पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करता है, ऐसा डिवाइस होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से करंट फ्लो होता है सर्किट में। चार्ज का फ्लो कौन डिसाइड करता है? बोला पोटेंशियल। जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इसीलिए यह चार्ज क्या होता है? आसानी से फ्लो होता है सर्किट के अंदर एक सेल। तो बोला इसमें क्या होता है? ये आप प्लस और माइनस जो बनाते हैं, ये दो रॉड होते हैं। खासियत क्या है इन दोनों रॉड की? ये रॉड और ये रॉड, दोनों रॉड अलग अलग मेटल्स का बना होता है। किसका मेटल बना होता है? मेटल, धातु का बना होता है, लेकिन क्या अलग अलग मटेरियल्स का, मटेरियल अलग अलग होगा। ये अगर मान लीजिए अगर कॉपर का है तो ये एल्युमिनियम का होगा, मतलब मटेरियल अलग अलग होगा दोनों का। दोनों सेम मटेरियल के नहीं होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं। और दोनों को क्या करते हैं हम लोग इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा केमिकल भरा पड़ा है, इस केमिकल में इसको डुबो करके रखते हैं माय डियर। और यही केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बनती है, वही एनर्जी हमारा विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब किसी सेल को आप सर्किट में लगाते हैं तो सेल की ऊर्जा ही तो सर्किट में जाती है। सेल के पास ऊर्जा किस फॉर्म में है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है, और वही केमिकल एनर्जी आपके सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है माय डियर। तो ये रहा हमारा सेल। तो बोला इसके बारे में क्या लिखना है? 2-4 लाइन लिख लेते हैं। ये छोटा सा फोटो आप बना लेंगे, लिख लीजिए। It is an electrical device which maintain potential differences between its two terminals, ठीक। और चाहे तो इसको हिंदी में लिख लीजिए। यह एक ऐसा कौन सा विद्युतीय यंत्र है जो अपने दोनों छोरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है या बरकरार रखता है। आराम से लिख लीजिए नोट, इसलिए मैं हट जा रहा हूं ताकि आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकें, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे, एक लाइन और ऐड कर लेंगे।
इट्स टू इलेक्ट्रोड्स, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इट्स टू इलेक्ट्रोड्स आर dipped in a chemical solution called electrolyte. This electrolyte uses chemical reaction and form chemical energy. क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होता है, हमने सारी बातें समझा दिया, बस लिखा दिया था। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों को हमने इस केमिकल सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डुबो कर रहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के द्वारा क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बस ये सी आपकी सेल की कहानी। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में मैं इसे मिटा देता हूं, हिंदी में लिखेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग धातु के बने होते हैं जो किसी केमिकल सॉल्यूशन में डूबे होते हैं। ये केमिकल सॉल्यूशन रासायनिक अभिक्रिया के बाद केमिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इतना बहुत है। इतना इलेक्ट्रिक सेल के बारे में कभी आ गया गलती से माय डियर 2 नंबर में तो लिख देंगे, बहुत आसानी से आप सभी लोग लिख देंगे। इसमें मुझे लगता है आपको पहले से पता है चीज़ें, सेल के बारे में सबको पहले से पता होता है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसे आप देखते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम चीज़ ऐसा है माय डियर जो आपको दिखता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल में के अंदर समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि विजुलाइज करना है आपको, बस सोचना है कि हाँ ऐसे होता है, दिखता जल्दी नहीं है इलेक्ट्रिकल के कोई सारे टॉपिक्स, इसीलिए। लेकिन ये सेल के बारे में आपके सामने दिखता है, सेल की कहानी, इसलिए आप बहुत आसानी से इसे, इसलिए मैं बोला कि आप पहले से जानते हैं इसके बारे में। अब हमें दो बात आपको फटाफट से समझाऊंगा माय डियर, एक चीज समझ जाइए। एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरा है टर्मिनल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएस हिंदी में बोलते हैं विद्युतवाहक बल, और इसको टर्मिनल विभवांतर बोला, दोनों विभवांतर ही हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या अलग है। एक बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है माय डियर, एक बार आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि बताइए सर कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। अब बोला सर डिफरेंस क्या है, इस बात को समझेंगे, उससे पहले आप मुझे बताइए कि ईएमएफ क्या है। वोल्टेज या पोटेंशियल तो तभी से हम सुनते आए हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक से सुनते आए हैं,
पर ये कौन सा नया नाम आप बता रहे हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं माय डियर। ये क्या है देखेंगे ध्यान से। नाम पे जाइए माय डियर, नाम पे जाइए। मैं बार बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, फिजिक्स के अंदर आपको नाम के बारे में सोचना है। नाम आपको बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको देता है माय डियर। देखेंगे जरा क्या बात कर रहा है। वाहक, वाहक का मतलब होता है माय डियर ढोने वाला। मोटिव का मतलब होता है लेके जाने वाला। बोला लेके जाने वाला, किसको लेके जाने वाला? बोला विद्युत को। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक को, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को। चार्ज को लेकर के जाने के लिए जो बल लगता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। बोला ये जो आप बता रहे हैं, ये हम जो पढ़े हैं उससे तो आप अलग बता रहे हैं, या आप बल बता रहे हैं, लेकिन ये बल तो होता नहीं है। कई सारे बच्चों के मन में ही डाउट आ रहा होगा कि सर हम तो पढ़े हैं, बल नहीं होता है। बोला ठीक है, समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। वाहक मतलब ले जाने वाला। बोला क्या चीज को लेके जाने वाला? बोला चार्ज को लेके जाने वाला। चार्ज को लेकर के जाने के लिए जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो लग रहा है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब जरा आते हैं, चर्चा करते हैं माय डियर। बहुत बच्चे जो नाम नहीं सुने हैं उनके अंदर कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ बल लगा है मतलब ये बल है, लेकिन ये बल नहीं है। ठीक, और मैं अभी फिलहाल बल बोल रहा हूं, तो बहुत सारे जो बच्चे पहले से पढ़े हैं उनके अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा कि अभी आप बोल रहे हैं बल नहीं है, अभी बोल रहे हैं बल है, ये क्या हो रहा है। सब कुछ क्लियर करता हूं, सुनिए मेरी बात। विद्युत वाहक बल का मेरा कंसेप्ट यह है कि ये कह रहा है कि चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, ले जाने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। पर ये फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है जरा चर्चा करेंगे। जो फोर्स ये चार्ज लेके जाएगा, बोला कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो बोला इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे माय डियर? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्ज का फ्लो डिसाइडर कौन होता है? डिसाइड कौन करता है माय डियर? डिसाइड करता है पोटेंशियल, विभव। ये हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल ही वो क्वांटिटी है, वो राशि है जो डिसाइड करता है कि चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किधर से किधर होगा। ये बात कौन डिसाइड करता है? बोला पोटेंशियल डिसाइड करता है। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल है यही तो फोर्स करता है किसको? चार्ज को, कि आप जाइए। तो पोटेंशियल ही आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये भी पोटेंशियल ही है, ये भी विभव ही है। और मैं आपको विभव वाले चैप्टर में माय डियर पढ़ा चुका हूं कि विभव एक तरह से एनर्जी है। और मैं बार बार बोलता हूं कि आप फिजिक्स के मैक्सिमम टॉपिक को एनर्जी के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब तो सर ये हो गया कि चार्ज को ले जाने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वही है एनर्जी, वही आपका एनर्जी क्या है? विद्युत वाहक बल। चार्ज को लेके जाने के लिए जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वही एनर्जी है क्या? विद्युत वाहक बल। बोला ये कैसे जाएगा, चार्ज फ्लो कैसे होगा? मैंने बोला कि सर पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी जाकर के विभवांतर होगा, तभी जाकर के चार्ज फ्लो होता है। विभव में अंतर के कारण ही चार्ज फ्लो होता है माय डियर। तो बोला सर ये भी तो विभवांतर है और आप इसको भी विभवांतर बोल रहे हैं, फिर अंतर क्या है? सुन लीजिए। ईएमएफ, विभवांतर को विभवांतर कब बोलेंगे और उसी विभवांतर को ईएमएफ कब बोलेंगे? एक ही चीज को दो अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं? सुन लीजिए मेरी बात। ये रहा माय डियर आपका सेल। इस सेल की रेटिंग है, इस सेल की रेटिंग है। बैटरी मान लेते हैं, चलिए सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। 2 4 5 सेल लगा देंगे तो उसको बैटरी बोलते हैं। फिलहाल हम लोग समझने के लिए इसी को बैटरी मान के चलते हैं। मान लीजिए कोई बैटरी है, ये कितनी की है? बोला सर 12 वोल्ट की। नॉर्मली हम लोग बैटरी आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं, या 24 वोल्ट की बैटरी सुनते हैं। बोला 12 वोल्ट की अगर बैटरी है तो ये 12 वोल्ट है क्या? इसकी रेटिंग वैल्यू है। इसकी क्या है? ये रेटिंग वैल्यू है। आप बॉल खरीदने जाते हैं, 100 वाट का बॉल, 9 वाट का बॉल, 14 वाट का बॉल, वो उसकी रेटिंग वैल्यू होती है माय डियर। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि रेटिंग वैल्यू का मतलब कि 9 वाट है तो 9 वाट उतनी ही एनर्जी लेगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा फिर आप एनर्जी सप्लाई किस पे करते हैं। पर उसकी मैक्सिमम एनर्जी कंजप्शन होती है 9 वाट, 12 वाट, ये सब चीजें। अब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे माय डियर। बहुत कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्ट, लेकिन 12 लेवल पर जितना जरूरी है मैं कोशिश करता हूं कि आपको उतना बताऊं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं माय डियर।
ये रहा 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। बोला 12 वोल्ट की इसकी रेटिंग वैल्यू है। ये जो रेटिंग वैल्यू होती है ना, इसी को ईएमएफ बोलते हैं। सुनिए मेरी बात, 12 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आप इसको चार्ज कर रहे हैं। तो बोला चार्ज अगर आप करेंगे तो चार्ज करने का मतलब इसको आप चार्ज सप्लाई कीजिए। चार्ज सप्लाई करते करते ये पूरा फुल्ली चार्ज हो गया। जब पूरा चार्ज हो गया है, पूरा चार्ज का मतलब कि पहले ये 0 वोल्ट पे आ गया था, अब 0 वोल्ट से आपने क्या कर दिया, 12 वोल्ट इसको कर दिया। ये सब कंसेप्ट हम कैपेसिटर में पढ़ा चुके हैं आपको। जिन बच्चों जो नए हैं, कैपेसिटर का वीडियो जरूर जाके देखिए। 0 वोल्ट से 12 वोल्ट हो गया, कैसे? चार्ज सप्लाई किया हम, 12 वोल्ट हो गया। अब बोला सर बैटरी फुल चार्ज हो गया है। तो जो फुल चार्ज हो गया ना 12 वोल्ट, यानी कि इसकी रेटिंग वैल्यू मिल गई, इसी 12 वोल्ट को बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोला 12 वोल्ट भी, ये भी तो पोटेंशियल ही है। बोला बिल्कुल ये भी पोटेंशियल है, पर ये कौन सी पोटेंशियल है? मैक्सिमम पोटेंशियल है माय डियर। एक सेल के पास, एक बैटरी के पास कितनी मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है, उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माय डियर बोलते हैं उसे। अब ये 12 वोल्ट चार्ज हो गया, अब क्या करना है? बोला कि सर इसे चार्ज कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं, इसे अब सर्किट में जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं? सर्किट में, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी जो पूरी तरह से फुल्ली चार्ज थी, 100% चार्ज थी, तो इस 12 वोल्ट को हम क्या बोल दिए? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दिए। जब आप दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे या पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, तो पोटेंशियोमीटर आपको क्या बताएगा? 12 वोल्ट माय डियर बताएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इस सेल को किसी सर्किट में जोड़ देते हैं। इस की को, यहां पे एक की लगा हुआ है, और इस की को दबाएंगे और इस सर्किट में फ्लो करवाएंगे। जैसे आप ऐसा करेंगे, जैसे आप करेंगे कि की को, बटन को आप दबा देंगे, इस सेल से करंट निकलना शुरू होगा, सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है माय डियर। अब जैसे करंट निकलेगा, करंट का फ्लो होना शुरू होगा, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। वो कॉन्सेप्ट आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वहीं पढ़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। तो बोला इस सेल के अंदर जो है कुछ प्रतिरोध होता है, जो केमिकल होता है वही प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो प्रतिरोध को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। अब जैसे आप बटन दबाइएगा, वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा, और ये आंतरिक प्रतिरोध क्या करेगा? कुछ वोल्टेज को खा जाएगा, ड्रॉप कर लेगा, ले लेगा। मतलब 12 वोल्ट में से ये आंतरिक प्रतिरोध आधा वोल्ट निकाल लेगा, यानी अब आपके पास 11.5 वोल्ट माय डियर मिला है यहाँ पे। यानी कि अब जब आप बटन का स्विच दबा देंगे और दबाने के बाद जब पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर दोनों छोर के बीच नापेंगे, तो आपके वोल्टमीटर में जो रीडिंग दिखेगी वो 11.5 वोल्ट दिखेगी। और जब बटन आप नहीं दबाए थे और सेल आपका पूरी तरह से चार्ज था, उस केस में आप जब नाप रहे थे वोल्टेज इसका, पोटेंशियल इसका, तो 12 वोल्ट आ रहा था। जब फुल्ली चार्ज हो और सर्किट में लगाया गया नहीं हो एक तरह से, तब उसकी पोटेंशियल जो होगी वो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल, यानी मैक्सिमम एनर्जी, मैं फिर से एनर्जी पे जाऊंगा, इसके पास मैक्सिमम एनर्जी थी, वो कितनी थी? 12 वोल्ट की थी मान लीजिए। अब जैसे आप उसको जोड़ दीजिएगा, जैसे सर्किट में आप उसको जोड़िएगा, बटन को दबाइएगा, वैसे जो आंतरिक प्रतिरोध जो सेल के अंदर में होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब केमिकल सॉल्यूशन जो होते हैं, वही कुछ प्रतिरोध जनरेट करते हैं, तो उस प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और वो आंतरिक प्रतिरोध क्या करते हैं? कुछ वोल्टेज को, कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से 12 वोल्ट के बजाय कितनी वोल्टेज हो जाएगी? 11.5 वोल्ट। तो अब नापिएगा तो 11.5 वोल्ट मिलेगा। यानी जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जब सर्किट में करंट फ्लो होता है, यानी कि सर्किट क्लोज्ड होता है, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो विभवांतर होगा, उस विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब सर्किट ओपन है और आपका सेल पूरी तरह से चार्ज है, तब दोनों छोर के बीच का जो विभवांतर होगा, वो विभवांतर मैक्सिमम विभवांतर होगा, और उसी मैक्सिमम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है माय डियर। आया बात समझ में? ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू जो होगी वो टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा होगी। किस केस में? डिस्चार्जिंग के केस में, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तब। तो हम लोग हमेशा डिस्चार्जिंग ही पढ़ते हैं। बैटरी हमारा चार्ज हो गया है एक बार, अब डिस्चार्ज हो रहा है, उसको यूज कर रहे हैं सर्किट में, तो डिस्चार्जिंग के केस में याद रखेंगे,
डिस्चार्जिंग के केस में आपका ईएमएफ को ई से दिखाएंगे और टर्मिनल पोटेंशियल को भी से दिखाएंगे। ईएमएफ ग्रेटर देन होता है भी से। और अगर चार्जिंग का केस है, ये आप अपनी कॉपी में नोट बना के लिख दीजिएगा, अगर चार्जिंग का केस है तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है ईएमएफ से। ये आप नोट में अपनी कॉपी में लिख लेंगे माय डियर। जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है ये चीज़ें, क्योंकि वो शुरू से पढ़ रहे हैं और आखिरी 30 दिसंबर तक वो पढ़ते रहेंगे और 80+ मार्क्स लेकर के ही आएंगे। डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ ज़्यादा है और चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का कॉन्सेप्ट था। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप लिखिए। तो मुझे लगता है आप आसानी से माय डियर लिख देंगे। इसे लिख दीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। तो मैं सिर्फ 2 डिफरेंस लिखता हूं यहां पे, सिर्फ 2 डिफरेंस। बाकी मैंने जो समझाया है उस समझ के हिसाब से आप अपना और भी लिख सकते हैं। पहला नंबर डिफरेंस लिख लीजिएगा, इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस when circuit is open. It is potential difference when circuit is closed. When circuit is closed. And second number, it does not depends upon external resistance. यहाँ लिखेंगे it depends upon external resistance। तो कभी एग्जाम में गलती से आ गया, हालांकि एक बार आ चुका है, तो आप दोनों डिफरेंस लिख दीजिएगा। ये मैक्सिमम पोटेंशियल है कब? जब सर्किट ओपन है, करंट नहीं बह रहा है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है कब? जब सर्किट क्लोज रहे, करंट फ्लो हो रहा है। और दूसरा कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, पर ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। भाई ईएमएफ का सेल के पास कितनी एनर्जी है उसका बाहर के रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। उसका लेना देना किससे है? इंटरनल रेजिस्टेंस से है। बाहर के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। पर आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना वोल्टेज लेगा वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, उतना ज़्यादा टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये बाहरी प्रतिरोध पर डिपेंड करता है माय डियर। तो आप वीडियो रोक करके फटाफट दोनों नोट लिख लीजिएगा, दोनों डिफरेंस लिख लीजिएगा। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख लीजिए फटाफट। यह, चाहे ऐसे ही लिखिए, जब सर्किट ओपन होता है तब अधिकतम विभवांतर को ईएमएफ कहा जाता है। और यहाँ सेकंड नंबर में यह बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। जिन बच्चों को अगर लिखावट में हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो हर शब्द को मैं बोलता हूं वो सुन के भी लिख सकता है। यह बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। इधर लिख लेंगे, जब सर्किट क्लोज्ड होता है तब
विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। एक दो शब्द इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब सर्किट क्लोज होता है तब विभवांतर, कब विभवांतर से पहले आप सेल लगा सकते हैं कि सेल के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। और दूसरा नंबर, यह बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यह बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो वीडियो रुक करके आराम से लिख लेंगे, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पढ़ा दिया। फॉर्मूला भी लिख लेंगे चाहे तो, V इजकल टू E माइनस आई आर, ये है टर्मिनल पोटेंशियल। ये E क्या है, बोला EMF है। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल माने आंतरिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध। I सबको पता है धारा है, तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल का, V इजकल टू E माइनस आई आर। ये कब यूज होगा, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा और ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, I इंटू आर के। ये किसके इक्वल होता है, I इंटू आर के। और R क्या है, बाहरी प्रतिरोध। इंग्लिश मीडियम वाले आपकी बार लिख लेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, सेल से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आज के लिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फटाफट से हेडिंग बनाइए माय डियर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगर हमसे बोल दिया जाए कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला तो होना चाहिए ना माय डियर। उस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। इससे पहले सेल के आंतरिक प्रतिरोध नहीं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध नहीं, सेल के ईएमएफ की माप विभवमापी से किया जाता है या विभवमापी की सहायता से किया जाता है। EMF of cell is measured by potentiometer।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार आ चुका है कि किसी सेल का विभव, किसी सेल का ईएमएफ, विद्युतवाहक बल किस चीज़ से मापते हैं? पोटेंशियोमीटर से। आपके सामने वोल्टमीटर भी होगा और पोटेंशियोमीटर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा, पर आपको किससे टिक करना है? पोटेंशियोमीटर टिक करना है। पोटेंशियोमीटर विभव मापी से क्या मापते हैं? सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है। वोल्टमीटर से नहीं नापेंगे। वोल्टमीटर से नापेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्ट रीडिंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आपको वोल्टेज कम दिखाएगा माय डियर। लिख लीजिएगा इसे, फिर जल्दी से हम इसे पढ़ लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, बिना किसी लैंग्वेज का हम इसको कंप्लीट करेंगे। बोला आई सर सेल है, ये कोई सेल है और सेल के अंदर में जो केमिकल होते हैं ना, सेल के अंदर जो केमिकल होते हैं वही केमिकल क्या करते हैं भाई? केमिकल भी कोई मटेरियल है, तो वो जब करंट फ्लो होगा तो करंट पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। करंट फ्लो होता है तो करंट के रास्ते में वो केमिकल्स क्या करते हैं? थोड़ी बहुत रुकावट पैदा करते हैं और रुकावट को तो रेजिस्टेंस करते हैं। इसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये हमारा बाहरी रेजिस्टेंस है जो हमारे ऊपर है कि हम कितना लगाएं। एक बॉल लगा दें, एक पंखा लगा दें, कूलर, एसी कितना लगा रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस का लगा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है ये। लेकिन ये हमारे ऊपर नहीं है, उस सेल की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसी पे डिपेंड करती है। कौन सा केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। वो आप नहीं चेंज कर सकते हैं, उस सेल की मैन्युफैक्चरिंग में ही फिक्स है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि इस आर की वैल्यू आप घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस आर के साथ आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेल की मैन्युफैक्चरिंग में ही आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कीजिए जो कम से कम रेजिस्टेंस उत्पन्न करे, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा माय डियर हम जानते हैं उतना जब बढ़िया से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। मान लीजिए 12 वोल्ट है और आधा वोल्ट ये खा जा रहा था, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि आधा वोल्ट ये खत्म कर दे। हम चाहेंगे कि भाई 12 वोल्ट का 12 वोल्ट हम यूटिलाइज कर सकें, उसका यूज कर सकें, पर ऐसा होता नहीं है। पर कोशिश की जा सकती है मैन्युफैक्चरिंग में कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो माय डियर। तो बोला इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाल लेंगे जरा देखेंगे। When circuit is open, then open नहीं, close. When circuit is closed, then total resistance कितना हो जाएगा माय डियर? R प्लस R हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? जब सर्किट क्या हो? बंद हो, मैंने बटन को हमने दबा दिया हो, बटन दबा दिया तो कुल प्रतिरोध, हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। और छोटा छोटा शब्द है, इसका इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आप घबराइए नहीं कि एक एक शब्द नहीं लिखा रहे हैं हिंदी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, कुल प्रतिरोध। कब? जब सर्किट कंप्लीट हो, क्लोज्ड हो आपका, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस R। इस R में ये वाला R जोड़ देंगे। बोला जोड़े क्यों? प्रतिरोध को जोड़ क्यों दिया? बोला सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखेंगे इसी सेल के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, तो इस क्या हो जाएगा? हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सीरीज में हम लोग जोड़ देते हैं, R प्लस R कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो बोला सर धारा I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर E अपॉन R, R प्लस R। E क्या है? इस सेल का टोटल EMF है, इस सेल का क्या है? EMF है। और यहाँ पे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज जाएगा? तो बोला सर हम ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज गया? पोटेंशियल गया V इक्वल टू IR। और E क्या है? इस सेल का EMF है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बोला सर I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो गया। I टोटल करंट हो गया जो इस सेल से निकलेगा, और इस सेल का टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज कितना है? E है। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना हो गया? बोला सर R प्लस R हो गया। भाई E ही ना टोटल था, और E ही यही एनर्जी, तो टोटल एनर्जी है एक तरह से, वहीं इस छोटा वाला R और कैपिटल R दोनों में क्या हो जाएगा? बटेगा। आधा वोल्ट ये ले लिया और 11.5 वोल्ट ये ले लिया 12 वोल्ट के अंदर माय डियर। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो टोटल करंट I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो गया। बोला ठीक है सर। अब यहां पे क्या हो जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल
V इजकल टू क्या होगा IR। अभी आपको जस्ट लिखाया था माय डियर, जस्ट लिखाया था कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही टर्मिनल पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, बोला V इजकल टू IR है। इसका मतलब सर यहाँ से I इजकल टू क्या हो जाएगा, बोला V बाई आर हो जाएगा। I इजकल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। I इजकल टू V बाई आर। यहाँ से टर्मिनल बोला इक्वेशन दो, एक और दो का देखिए सर, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है। तो अगर दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, दोनों का ये भी करंट ये भी करंट, तो दोनों का राइट साइड इक्वल कर दीजिए माय डियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर क्या हो जाएगा, V बाई आर। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर 30 दिसंबर तक हमें सिलेबस फाइनल करना है माय डियर। तो आपको 30 दिसंबर तक पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। बोला ठीक है सर, ये दोनों को इक्वल कर दिया। बोला यही तो R चाहिए, R चाहिए तो क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये R में E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ER हो जाएगा। ये जाकर के क्या हो जाएगा, R प्लस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, V में हो जाएगा। अच्छा इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, क्या हो जाएगा, VR प्लस V कैपिटल R। अब बोला सर यहाँ पे कैपिटल R है, हमें तो इंटरनल निकालना था ना R, तो इसको एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ लेके जाएंगे। तो बोला सर इस ER में ये आकर के माइनस हो जाएगा VR, और इधर क्या होगा, बोला VR बच जाएगा ये छोटा वाला। बोला ठीक है। अब यहाँ देखिए R और R कॉमन है तो निकल जाएगा बाहर। तो बोला इसके पास E और इसके पास V बचा, और R दोनों में से कॉमन निकल के कहाँ चला गया, बोला बाहर चला गया। और इधर क्या बचा, इधर बोला सर V इंटू आर बचा। यही तो R चाहिए हमें, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो बोला R के साथ V मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब E माइनस V अपॉन में नीचे में आ जाएगा कौन, V। आई इंटू बाहर में ये R था तो R लगा दिया, और इधर क्या बच गया, स्मॉल r। आ गया माय डियर इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ चुका है, E माइनस V अपॉन V इंटू आर। ध्यान रखेंगे क्या कि E क्या है, E है EMF ऑफ सेल, गलती ना हो क्वेश्चन में, EMF ऑफ सेल। और V क्या है, V है टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, और R आंतरिक प्रतिरोध है माय डियर। ये रहा आपके सामने फॉर्मूला आ गया है, यही हमें कैलकुलेट करना था माय डियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास कितने सारे टॉपिक बचे हैं, काउंट करा देता हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद हीट स्टोन ब्रिज डिस्कस करेंगे, फिर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। टोटल हमारे पास 4 टॉपिक बच गया है माय डियर सिलेबस के अकॉर्डिंग। और लेक्चर हमारे पास कितने बचे हैं, 3 लेक्चर। 3 लेक्चर और 4 टॉपिक आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। करना वही है, आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो शेयर करना है, हर जगह वीडियो माय डियर शेयर करना है। वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीजन करते रहिए।